हेलो गाइज, आई एम अक्षय कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग द सीडेटिव डॉक्टर। तो आज का ये हमारा वीडियो हमारे चैनल का पहला वीडियो है जिसमें मैं फेस टू फेस आप सभी से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आने वाले वीडियोस ऐसे ही आएंगी, पहले जैसा वीडियो आता था वो भी कंटिन्यू रहेगा और इस टाइप का वीडियो भी आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक सीरीज़ फार्मेकोलॉजी पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फार्मेकोलॉजी के हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे, बेसिक लेवल से उठाकर उसे हाई लेवल तक लेकर जाएंगे और इजी मेथड में डिस्कस करेंगे ताकि आप भी उसे अच्छे से समझ सके और आपको भी याद हो सके अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फार्मेकोलॉजी पर। सबसे पहले फार्मेकोलॉजी जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम सब पढ़ने जा रहे हैं, फार्मेकोलॉजी एक्चुअली है क्या, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं फार्मेकोलॉजी को। ठीक है, अगर इसे बोला जाए हाउ कैन वी डिफाइन फार्मेकोलॉजी तो क्या बोलेंगे। सबसे पहले फार्मेकोलॉजी जो है वो ड्रग्स का स्टडी है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट बेसिकली डील्स विद द ड्रग्स, जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स का एक्शन हमारे बॉडी पे किस तरह से हो रहा है, ड्रग्स को हम किस रूट से ले रहे हैं हमारे बॉडी में, पेशेंट को किस रूट से दे रहे हैं, वो ड्रग लेने के बाद पेशेंट के बॉडी में उस ड्रग का क्या एक्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उस ड्रग के क्या क्या साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं पेशेंट के ऊपर में, पेशेंट के बॉडी पर क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट्स दिख सकते हैं ओवरडोज होने पर। इन सारी चीज़ों के बारे में हम ब्रॉडली डिस्कस करते हैं फार्मेकोलॉजी में। तो फार्मेकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट बेसिकली डील्स विथ द स्टडी ऑफ ड्रग्स, द स्टडी ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे हम ड्रग्स को पढ़ते हैं, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब फार्मेकोलॉजी का दो डिवीज़न है। कौन कौन सा डिवीज़न है? तो पहला डिवीज़न है फार्मेको डायनेमिक्स और दूसरा डिवीज़न है फार्मेको काइनेटिक्स। ये दो मेन डिविजन्स हैं फार्मेकोलॉजी के, पहला फार्मेकोडायनेमिक्स और दूसरा फार्मेकोकाइनेटिक्स। ये दोनों क्या होता है वो समझिए। पहला फार्मेकोडायनेमिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट द ड्रग इज डूइंग विद द बॉडी। ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या कर रहा है उसे हम फार्मेकोडायनेमिक्स कहते हैं। मतलब कि अगर हमने किसी पेशेंट को ड्रग दिया, अगर हमने किसी पेशेंट को पैरासीटामोल दिया, तो वो पैरासीटामोल उस पेशेंट के बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन कर रहा है, क्या एक्शन है उसका पेशेंट के बॉडी के अंदर, वो फार्मेकोडायनेमिक्स है। यानी कि व्हाट द ड्रग इज डूइंग विद द बॉडी, दैट इज कॉल्ड फार्मेकोडायनेमिक्स। और फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है? इसके वर्ड में देखिए, फार्मा मीन्स ड्रग्स एंड काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स इज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इनसाइड आवर बॉडी। इसे हम एक सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज फार्मेकोकाइनेटिक्स? सो फार्मेकोकाइनेटिक्स इज बेसिकली व्हाट आवर बॉडी इज डूइंग विद द ड्रग। हमने जो ड्रग लिया वो उस पर हमारा बॉडी किस तरह से एक्ट कर रहा है, उस पर हमारा बॉडी का क्या एक्शन है, उसे हम फार्मेकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। तो फार्मेकोडायनेमिक्स हमने क्या देखा था? इट इज बेसिकली what the drug is doing with the body। ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या कर रहा है उसे हम फार्मेकोडायनेमिक्स कहते हैं। एग्जांपल, पैरासीटामोल हमने किसी पेशेंट को दिया, ठीक है, तो उस पेशेंट पर पैरासीटामोल का क्या एक्शन हो रहा है। अगर किसी पेशेंट को हमने ओमेप्राजोल दिया तो ओमेप्राजोल हमारे पेशेंट के बॉडी पर क्या एक्ट कर रहा है, किस तरह से एक्शन हो रहा है उसका, वो फार्मेकोडायनेमिक्स है। यानी कि ड्रग हमारे बॉडी के साथ जो कर रहा है उसे हम फार्मेकोडायनेमिक्स कहते हैं। और फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है? तो ये क्या है? व्हाट द बॉडी इज डूइंग विद द ड्रग। यानी कि हमारा बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है। हमने ड्रग लिया, हमने किसी पेशेंट को पैरासीटामोल दिया, अब वो उस पैरासीटामोल को हमारा बॉडी किस तरह से लेगा, हमारा बॉडी उस पैरासीटामोल के साथ क्या क्या करेगा हमारे बॉडी के अंदर, उसे हम फार्मेकोकाइनेटिक्स कहते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स में बेसिकली चार चीज़ होते हैं। क्या क्या? सबसे पहले हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया किसी भी पेशेंट के अंदर, हमने किसी भी पेशेंट को पैरासीटामोल दिया, ओरल रूट से दिया हमने। अब वो ओरल रूट से देने के बाद ड्रग क्या होगा? ओरल रूट से देने का ड्रग हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक में जाएगा, वहाँ से सबसे पहले ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अगर ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो उस ड्रग का कोई एक्शन ही नहीं हो पाएगा हमारे बॉडी पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग।
उसके बाद क्या होगा, ड्रग हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में जा चुका है। ब्लड स्ट्रीम से क्या होगा कि अलग अलग टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, हमारे बॉडी के अलग अलग टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्पेशली जहां पे एक्शन करना है, जो एक्शन साइट है वहां डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पेशेंट को कोई भी कार्डियक ड्रग्स देते हैं, कोई बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, उसका फंक्शन कहाँ होना है, उसका फंक्शन कार्डियक एरियाज में होना है, हार्ट पे होना है, ठीक है। तो ब्लड के थ्रू जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगहों पर, हर एक सेल्स में, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो पहला फेज क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, देन उसके बाद ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बॉडी के हर एक सेल्स में, बॉडी के हर एक जगह पर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद क्या होगा, तीसरा होगा क्या, मेटाबॉलिज्म। अब जो ड्रग हमारे हर एक सेल्स में गया है वहां पर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, उसका केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेटाबॉलिज्म ना हो तो फिर ड्रग का कुछ मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बॉडी के हर सेल में ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा। उसके बाद क्या होगा, एलिमिनेशन, लास्ट स्टेज आता है एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन, यानी कि मेटाबॉलिज्म के बाद अब जो ड्रग का प्रोडक्ट बचा है, ड्रग का वेस्ट प्रोडक्ट जो बचा है, उसे बॉडी से बाहर भी तो करना है। अगर हम वो नहीं करेंगे, अगर एलिमिनेट नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। अलग अलग बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स दिख सकते हैं, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में यही 4 चीज होता है। क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन, then distribution, metabolism and last elimination। ये 4 चीज होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, ये 4 स्टेप्स में फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम जो भी ओरल रूट से ड्रग लेते हैं, अगर हमने ओरल रूट से कोई भी ड्रग लिया है तो ये क्या होगा, ये हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहां से एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा तो उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो ओरल रूट का ड्रग होता है ये लीवर में जाता है, ठीक है, लीवर में जाता है, और लीवर में होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओरल रूट से कोई भी ड्रग लेने पर वो लीवर में जाकर लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके बाद उस ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अगर हमने 100 mg कोई ड्रग लिया है ओरली, तो वो लीवर में जाकर मेटाबॉलिज्म के बाद शायद हो सकता है कि वो 20 mg बचे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ओरल रूट से जब भी हम कोई ड्रग लेंगे तो वो लीवर में जाने के बाद उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इसलिए ओरल रूट से कोई भी ड्रग अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम जितना mg दे रहे हैं उतना ही फंक्शन नहीं करेगा, उससे कम फंक्शन करेगा, क्योंकि कुछ वेस्ट निकल जाता है लीवर में मेटाबॉलिज्म के समय। इसीलिए ओरल रूट से कोई भी ड्रग देते समय हमेशा कंसंट्रेशन हाइयर रखा जाता है, हमेशा कंसंट्रेशन को ध्यान में रखा जाता है। यही अगर हम किसी भी पैरेंटल रूट से देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम IV दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो ये लीवर बाईपास कर जाता है, ये लीवर में नहीं जाता है, ये लीवर में नहीं जाएगा, तो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है। और IV के थ्रू जो भी ड्रग्स देते हैं, यही कारण है कि IV में जो ड्रग्स हम देते हैं उसका डोज लो रहता है, ठीक है। अगर हम ओरल दे रहे हैं, कोई 100 mg दे रहे हैं, तो IV में हम हो सकता है 20 to 30 mg ही दें। क्यों, क्योंकि तो लीवर में जा नहीं रहा है, इसीलिए इसका लीवर में कोई मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म भी बहुत जरूरी है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है। अब आज का जो लेक्चर हमारा होगा इसमें वी विल डिस्कस अबाउट द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें हम मेनली इस एब्जॉर्प्शन को लेकर चलेंगे। आज हम एब्जॉर्प्शन डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रग हमने जो लिया वो किस तरह से एब्जॉर्ब हो रहा है हमारे बॉडी में, किस तरह से हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर जा रहा है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हम एब्जॉर्प्शन को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स क्या है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। तो इट इज entry of the drug blood stream through cell membrane
एब्जॉर्प्शन क्या है? एंट्री ऑफ द ड्रग इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हमने जो ड्रग लिया, फॉर एग्जांपल हमने ओरली कोई ड्रग लिया, ओरली ड्रग लेने के बाद वो इसोफेगस के थ्रू गया, हमारे स्टमक में गया, स्टमक में उसका जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो हुआ, उसका फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से वो एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद, एब्जॉर्ब क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है, इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में इंटर होना। ब्लड स्ट्रीम इंटर कैसे करेगा? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, जो भी सेल मेम्ब्रेन है उससे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके तो ड्रग ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है, इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तो ड्रग लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा ही नहीं ड्रग। अगर ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा तो बॉडी के किसी भी लोकेशंस पे नहीं पहुंच पाएगा, जो भी टारगेट है, जहां पे भी हमारा टारगेट है उस ड्रग का, वहां भी नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन हुआ। एंट्री ऑफ द ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन में एक बात ध्यान रखने वाला है कि जो भी लिपिड सॉल्यूबल और नॉन आयनिक, जो भी लिपिड सॉल्युबल और नॉन आयनिक ड्रग्स होते हैं ये इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, जो भी लिपिड सॉल्युबल या फिर नॉन आयनिक ड्रग्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? लिपिड बाइलेयर से बना होता है। हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जो कि लिपिड बाइलेयर का बना होता है। तो लिपिड सॉल्युबल या फिर नॉन आयनिक ड्रग्स जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन इजी होता है, उनका एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है। ठीक है, ऐसे कोई भी ड्रग्स जो कि लिपिड सॉल्युबल है या फिर नॉन आयनिक है वो जल्दी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है। पर एट द सेम टाइम अगर कोई वाटर सॉल्युबल या फिर आयनिक ड्रग्स हों, अगर वाटर सॉल्युबल या फिर कोई आयनिक ड्रग्स होंगे तो इनका एब्जॉर्प्शन फास्ट नहीं हो पाता है, इनका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है। ठीक है, इनका एब्जॉर्प्शन इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो ये लिपिड बाइलेयर्स के बीच में कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम एक्वापोरिन्स कहते हैं। एक्वापोरिन्स कहते हैं, इसके थ्रू वाटर सॉल्युबल या आयनिक ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ये बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लिपिड सॉल्युबल या आयनिक या फिर नॉन आयनिक ड्रग्स होंगे इनका फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा और अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, पर जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाता है इनका, क्योंकि ये फेवरेबल है, लिपिड सॉल्युबल है। और हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना है? ये भी लिपिड बाइलेयर से बना है। दैट्स व्हाई लिपिड सॉल्युबल और नॉन आयनिक ड्रग्स कैन एब्जॉर्ब फास्टर इनसाइड द सेल, इट कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मोर इजियर। ठीक है, अब देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन को हमारा जो भी ड्रग्स हमने पेशेंट को दिया है, ये जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है ये 4 मेथड से क्रॉस कर सकता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है ड्रग्स को, तो ड्रग्स 4 मेथड से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। कौन कौन सा मेथड है? सबसे पहला पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड, थर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फोर्थ इज इंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये 4 मेथड्स हैं। इन 4 मेथड्स के थ्रू जो भी ड्रग हमने लिया है, जो भी ड्रग हमने पेशेंट को दिया है वो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर सकता है। कौन कौन सा? पहला पैसिव डिफ्यूजन, सेकंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फोर्थ इज इंडोसाइटोसिस। आई थिंक ये चारों के बारे में आप सभी को पता होगा, आप सभी ने पहले पढ़ा होगा। मैं इसे ज़्यादा डिटेल नहीं करने जा रहा हूँ, मैं एक सेंटेंस में बस बता दूंगा कि ये क्या होता है। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आई थिंक आप सभी के पास होगा पहले से। ठीक है, तो पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है? पैसिव डिफ्यूजन में जो ड्रग है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी कैरियर प्रोटीन और विदाउट एनी यूज ऑफ एटीपी। ये है आपका पैसिव डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? इसमें भी जो ड्रग है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे ही जाता है, पर विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ठीक है,
इस कंडीशन में जो ड्रग है उसे कोई कैरियर चाहिए, उसे कुछ ऐसा चाहिए जो फैसिलिटेट कर सके उसे, ठीक है, इसलिए इसका नाम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ भी मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, पर विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन की मदद से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ड्रग मूव करेगा। उसके बाद जो तीसरा है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां मूवमेंट होता है, इसमें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और यहाँ एटीपी का यूज होता है, इसमें एनर्जी का यूज होता है, ठीक है, क्योंकि हम ड्रग्स को लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पर लेकर जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ एनर्जी का यूज होगा, एटीपी का यूज होता है, ठीक है। ये तीन हुआ। इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या होता है बेसिकली, इसमें फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल का सरफेस है, और इंडोसाइटोसिस के थ्रू जनरली जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्रग के, जिस ड्रग के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो ये एब्जॉर्प्शन होता है वो इंडोसाइटोसिस के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और ये कोई ड्रग है इस सेल मेम्ब्रेन पे, तो ये क्या करता है ना, बेसिकली एक पाउच टाइप बना लेगा, जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक पाउच टाइप बना लेगा ऐसा करके, और इस जो ड्रग है इसे अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा, ठीक है, तो इस प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो जो भी एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन जनरली 4 प्रोसेस से होता है। पहला पैसिव डिफ्यूजन, जिसमें जो ड्रग है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन और विदाउट एनी एटीपी और एनर्जी। सेकंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन दिस डिफ्यूजन द drug is moving from higher concentration to lower concentration again, but with the help of carrier protein. Third is active transport. In active transport, the drug is moving from lower concentration to higher concentration. Drug जो है वो low concentration से high concentration पे जा रहा है, against the concentration gradient जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इसे एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, ये एटीपी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट इज इंडोसाइटोसिस। ये क्या प्रोसेस है, इसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो ड्रग के मॉलिक्यूल है वो आता है, फिर सेल मेम्ब्रेन एक पाउच टाइप कवरिंग बनाता है और इस ड्रग के मॉलिक्यूल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। इंडोसाइटोसिस के थ्रू जनरली ऐसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है जिसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है, उसका एब्जॉर्प्शन जनरली इंडोसाइटोसिस से होता है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में यही 3 प्रोसेस का काम आते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। इसका ये प्रोसेस रेयरली काम आता है उस केस में काम आता है जिसमें ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस हुआ, इस 4 प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी ड्रग्स का, ठीक है। तो ये बात हुई एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के बारे में कि हमारे बॉडी के अंदर, पेशेंट के बॉडी के अंदर हमने जो ड्रग दिया है वो ड्रग किस तरह से एब्जॉर्ब होगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इनसाइड एनी पेशेंट, इनसाइड एनी बॉडी, ठीक है। अब जो एब्जॉर्प्शन है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस एब्जॉर्प्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। वो उस फैक्टर से या तो एब्जॉर्प्शन और फास्टर हो सकता है या स्लोअर हो सकता है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी ड्रग्स इनसाइड एनी बॉडी। तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला, जो ड्रग हम पेशेंट को दे रहे हैं वो ड्रग कैसा है, वो ड्रग सॉलिड है या लिक्विड है, इस चीज़ पर सबसे पहले फैक्ट ये डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन। अगर सॉलिड होगा तो उसे एब्जॉर्प्शन में कुछ टाइम लग सकता है, अगर लिक्विड होगा तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। सॉलिड को क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि सॉलिड जो ड्रग हमने दिया है पेशेंट को वो डिसइंटीग्रेट होगा, पहले वो कम्प्लेक्स से सिंपलर कंपाउंड में टूटेगा, उसके बाद फिर इसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। पर लिक्विड में वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सेकेंड क्या हो सकता है, ड्रग कंसंट्रेशन। हमने पेशेंट को कितना ड्रग दिया है, ड्रग का कंसंट्रेशन क्या है पेशेंट के बॉडी के अंदर, इस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस पर कैसे डिपेंड करेगा, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले जो प्रोसेस बताया था, मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो उस समय ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत मैटर करता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर कंसंट्रेशन हाई है तो एब्जॉर्प्शन फास्टर हो सकता है, कंसंट्रेशन अगर लो है तो एब्जॉर्प्शन स्लो हो सकता है, ठीक है। थर्ड है पीएच। पीएच ऑल्सो एक्ट्स एज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। हाउ, हमारे स्टमक के अंदर HCl का सिक्रीशन होता है, हमारे स्टमक का जो लाइनिंग है, जो वॉल, जो सेल्स है हमारे स्टमक में प्रेजेंट, उसमें एक पैराइटल सेल्स होता है, ठीक है। वो पैराइटल सेल्स HCl का सिक्रीशन करता है। तो HCl के कारण हमारे स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम होता है। इस कारण से अगर कोई एसिडिक ड्रग है,
अगर कोई भी एसिडिक ड्रग है, अगर हम पेशेंट को कोई एसिडिक ड्रग दे रहे हैं, ऐसा ड्रग दे रहे हैं जो एसिडिक इन नेचर है, तो इसका एब्जॉर्प्शन स्टमक में बेटर होगा। एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्टमक में बेटर होगा। व्हाई? बिकॉज इन स्टमक देयर इज एसिडिक मीडियम, वहां पे HCl का सिक्रीशन हो रहा है, तो वहां का मीडियम एसिडिक है और एसिडिक ड्रग के लिए वो फेवरेबल कंडीशन होगा, इसलिए स्टमक में एसिडिक ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। सेकंड आता है बेसिक। अब देखिए, स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है डिओडेनम, डिओडेनम में बाइल जूस एंड पैनक्रियाज का सिक्रीशन होता है एंड बाइल जूस इज अल्कलाइन, सो इट मेक्स द मीडियम ऑफ डिओडेनम अल्कलाइन। अगर कोई बेसिक या अल्कलाइन ड्रग है तो डिओडेनम में यानी कि इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा ड्रग है जो कि बेसिक इन नेचर है, जो कि अल्कलाइन इन नेचर है, उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में अच्छे से होगा एज कंपेयर टू स्टमक और एनी अदर ऑर्गन। ठीक है, तो पीएच भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ड्रग के एब्जॉर्प्शन के रेट के लिए। ठीक है, फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैंने पहले ही बताया था। अगर कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, अगर कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो इसका एब्जॉर्प्शन इजी होगा, इसका एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा। क्यों फास्टर होगा? क्योंकि हमारा जो सेल है, हमारे जो सेल्स का जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड इफ द ड्रग इज आल्सो लिपिड सॉल्युबल इट विल बी इजी फॉर द ड्रग टू पास द सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली पास कर लेगा, इसीलिए क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन उस केस में फास्टर होगा। पर अगर कोई ड्रग है वो वाटर सॉल्युबल है, अगर कोई ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो स्लो होगा। स्लो क्यों होगा? क्योंकि सेम अगेन द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड वाटर इज नॉट सॉल्युबल विद लिपिड, हेंस द ड्रग दैट इज वाटर सॉल्युबल इज एब्जॉर्ब्ड स्लोली इन आवर बॉडी। ऐसा ड्रग जो कि वाटर सॉल्युबल है उसका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है हमारे बॉडी के अंदर, और अगर कोई लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। सॉल्युबिलिटी के साथ एक आयनिक भी होता है। अगर लिपिड सॉल्युबल है या फिर नॉन आयनिक ड्रग्स है तो नॉन आयनिक ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन इजीली होता है, फास्टर होता है। व्हाई? बिकॉज नॉन आयनिक ड्रग्स आर हाईली लिपिड सॉल्युबल। जो भी नॉन आयनिक ड्रग्स होते हैं वो हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं। उनके हाईली लिपिड सॉल्युबिलिटी के नेचर के कारण ही नॉन आयनिक ड्रग्स इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और जो आयनिक ड्रग्स होते हैं, आयनिक ड्रग्स आर हाईली वाटर सॉल्युबल। अगेन वाटर सॉल्युबल है तो वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द लिपिड बाइलेयर। ओके, तो सॉलिड और लिक्विड ड्रग कंसंट्रेशन, पीएच, सॉल्युबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगला रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हम पेशेंट्स को किस रूट से ड्रग दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को। कैसे अफेक्ट करेगा? अगर हमने एक पेशेंट को जो ड्रग है, कोई भी ड्रग पैरेंटरल रूट से दिया है, अगर फॉर एग्जांपल हमने आईवी के थ्रू अगर किसी पेशेंट को कोई ड्रग इंजेक्ट किया है तो वो इजीली एब्जॉर्ब होता है, वो जल्दी एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो लीवर में जाता नहीं है, वो लीवर बाईपास हो जाता है और डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटर करता है, तो वो इजीली टारगेट ऑर्गन्स तक, टारगेट जहां पर है वहां पर जाके अपना एक्शन दिखा सकता है। पर अगर हमने कोई ओरल रूट से ड्रग दिया है, ठीक है, अगर हमने ओरल रूट से कोई ड्रग दिया है तो ये कहाँ जाएगा? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में लिखता हूं, ये इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद इंटेस्टाइन से जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वहां से पोर्टल वेन निकलता है। पोर्टल वेन का ओरिजिनेशन होता है जिसके थ्रू ये जो ड्रग है, ये ड्रग लीवर में एंटर करता है। ठीक है, पोर्टल वेन के थ्रू जो ड्रग है वो लीवर में एंटर करता है और लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर में इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग का कंसंट्रेशन लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी पेशेंट को 500 mg ऑफ
पैरासीटामोल दिया है तो ये लीवर में मेटाबॉलिज्म होने के बाद हो सकता है कि 50 to 60% डिसइंटीग्रेट हो जाए, 50 to 60% इनएक्टिव हो जाए। एक्चुअली होता क्या है कि लीवर में जो मेटाबॉलिज्म होता है जनरली उसमें क्या होता है कि जो एक्टिव ड्रग्स हैं उसे लेस एक्टिव कर देता है लीवर आफ्टर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर 500 mg अभी इफेक्टिव हमने दिया है पैरासीटामोल तो आफ्टर मेटाबॉलिज्म, आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये 500 mg से घटकर अप्रॉक्स 20 to 30% इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, इस कारण से हमें अगर हमने कोई ओरल रूट से ड्रग दिया है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा कर देना पड़ता है ताकि ढंग का इफेक्ट दिख सके पेशेंट पे, हमें जैसा इफेक्ट चाहिए वो इफेक्ट दिखा सके। अगर पेशेंट को हमें अगर रिक्वायरमेंट है उसके टारगेट ऑर्गन, उसका टारगेट जहाँ भी टारगेट है वहाँ पे एक्शन के लिए हमें 600 mg रिक्वायर्ड है और अगर हम पेशेंट को टैबलेट ही 600 mg का दे रहे हैं तो ये 600 mg उस टारगेट जहाँ पे लोकेशन है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। ये लीवर में जाएगा, लीवर में इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये घटकर मान लीजिए 200 mg हो जाता है। तो बेसिकली 200 mg जो ये बचा यही आपका इफेक्टिव ड्रग होगा जो कि जाकर एक्शन दिखाएगा। ठीक है, और इसे ही हम लोग बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म, आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो अमाउंट, जो कंसंट्रेशन ड्रग का बचता है जो कि अफेक्टिव होता है हमारे बॉडी के लिए उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, जो कि ओरल रूट में अप्रोक्स 50 to 60% डिसइंटीग्रेट हो जाता है। हेंस द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, फॉर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ओके, एंड द लास्ट इज वैस्कुलरिटी। द लास्ट इज वैस्कुलरिटी, कितना वैस्कुलर एरिया है जहां से एब्जॉर्ब हो रहा है, वो एरिया कितना वैस्कुलर है, वहां पे कितने ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, इस पर भी एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो ड्रग है वो ड्रग हम पेशेंट के टंग के नीचे प्लेस करते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि टंग के नीचे का एरिया हाईली वैस्कुलर होता है, वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज का जमावड़ा होता है, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन ईजी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन वहाँ से फास्टर हो सकता है। पर कोई ऐसा रीजन है जहाँ पर वैस्कुलरिटी काफ़ी कम है तो वहाँ से बहुत मुश्किल होता है वहाँ से बहुत मुश्किल होता है एब्जॉर्प्शन। इसलिए उस एरिया पे जहाँ पे वैस्कुलरिटी कम है वहाँ से एब्जॉर्प्शन का रेट स्लो होता है। जैसा कि एक और एग्जांपल देता हूं, ये हमारा स्टमक है। स्टमक में एक म्यूकस नेक सेल्स होता है जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करता है। ठीक है, यहां पे म्यूकस का सिक्रीशन है। ठीक है, यहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन है। तो अगर हमने कोई ड्रग लिया, यहाँ से आया है, स्टमक के थ्रू ही वो ड्रग एब्जॉर्ब हो सकता है। एक और केस लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद कंपेयर करता हूँ। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या विलाई प्रेजेंट होते हैं, ऐसे विलाई प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कंप्लीट होते हैं प्रेजेंट, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स का प्रेजेंस होता है सारे पे। ठीक है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स का प्रेजेंस होता है। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर हमने कोई ड्रग दिया है पेशेंट को, अगर हमने कोई पेशेंट को ड्रग दिया है तो वो स्टमक में आएगा, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। पर फास्टर एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? फास्टर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। क्यों? रीजन की स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है वो हाईली वैस्कुलर है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज का प्रेजेंस है। पर स्टमक में ऐसा नहीं है, स्टमक में एक थिक लाइनिंग भी है, म्यूकस लेयर का लाइनिंग है। क्यों लाइनिंग है? क्योंकि ये HCl से हेल्प कर रहा है, स्टमक के वॉल को बचा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक थिक लाइनिंग भी है और यहाँ पे वैस्कुलरिटी भी कम है एज कंपेयर टू द इंटेस्टाइन। हेंस स्टमक में एब्जॉर्प्शन होगा पर उसका रेट काफ़ी कम रहेगा, पर अगर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा तो उसका रेट काफ़ी हाईयर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वैस्कुलरिटी ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा ब्लड वेसल्स हैं और कैपिलरीज है। इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हाउ? ये स्टमक है, स्टमक का सरफेस एरिया यही है, ये इतने दूर में ही एब्जॉर्ब हो सकता है। पर ये विलाई जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो है, इसे अगर हम इलोंगेट करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा एरिया इसका मिलेगा।
ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही इसलिए है ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। तो एज मोर एज द सरफेस एरिया द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी हायर। ठीक है, अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एब्जॉर्प्शन का रेट उतना फास्ट होगा, उतना ज्यादा ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो फैक्टर्स है, पहला है वैस्कुलरिटी एंड सेकंड इज द सरफेस एरिया। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया फार्माकोकाइनेटिक्स का एक पोर्शन एब्जॉर्प्शन, उसका पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने ये देखा कि एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होता है हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन से अलग अलग जगहों पर कैसे जाता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके कारण एब्जॉर्प्शन या तो फास्टर हो सकता है या फिर स्लोअर हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो भी फैक्टर्स हैं जो भी आज मैंने बताए वो सभी समझ आ गया होगा। तो आज के इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमारे इंस्टा पर हमें डीएम कीजिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियोस चाहते हैं तो वो भी हमें सजेस्ट कीजिए, हम उसका भी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर वीडियोस आएँ। ठीक है, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स, हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन के बाद जो ड्रग वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बॉडी के हर एक लोकेशंस पे, हर एक सेल्स को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।